हेलो एंड वेलकम टू वर्दी ऑफ वर्दी। आज की इस वीडियो में हम लोग थीम्स का जो थर्ड बुक है यानी कि लास्ट बुक उसको कवर कर रहे हैं। ये मॉडर्न इंडिया की तरफ जाएंगे हम लोग इसमें। और आई नो कि आप सबको लग रहा है कि ये राइटिंग क्या है, बेकार सी है। आपको जो मैंने टाइप वाले नोट्स दिए हैं आप उनको खोलिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सेम चीज़ है, बस डिफरेंस टाइप और उसमें ये है कि इसमें डायग्राम नहीं है। टाइप वाले में डायग्राम नहीं है और हैंड रिटन में डायग्राम है। ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वो है बंगाल एंड द जमींदार्स। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पहले के ज़माने में जो वहाँ काम करते थे, जो किसान वगैरह थे, उन पे किस तरह के अत्याचार थे और वो कैसे उनसे ओवरकम हो पाए थे। ठीक है। तो आप सबको पता है कि कॉलोनियल रूल फर्स्ट स्टैब्लिश इन बंगाल। ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में स्टार्ट हुआ था। कंपनी ने रेवेन्यू फिक्स कर दिया था हर एक ज़मींदार का कि उसको इतना रुपया लेके ही आना है। जो दोज हु फेल टू पे, जो नहीं ला पाए उतना पैसा, देयर स्टेट्स और ऑक्शन, उनकी खुद की ज़मीन ऑक्शन हो जाती थी, नीलाम होती थी। जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ओनर बट अ रेवेन्यू कलेक्टर। जैसे उनको बोलते थे कि तुम इस गांव के ज़मींदार अगर हो तो तुम्हें खेती नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, ना तुम्हारा खेत है कुछ, तुमको बस जाना है वहाँ, जो उस खेत में काम कर रहे हैं उससे पैसा लेके आना है। बस रेवेन्यू कलेक्टर का काम था उस टाइम का। राजास एंड तालुकदार्स वर मेड जमींदार्स। तो पहले जो राजा हुआ करते थे बाद में उनको जमींदार बना दिया। सोचिए कहाँ, कौन से लेवल से कहाँ आ गए ये लोग। राजा, इनका काम था दे हैड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, पेड टू कंपनी, रिटेन द डिफरेंस एज इनकम। अब इनका क्या था, 100 रुपये इनने लिया, 100 में से इसको कंपनी को 100 दिया तो कंपनी ने 90 अपना रख के 10 इनको वापस कर दिया। 10 इनका डिफरेंस बना। इतने के लिए ये लोग, और अपनी जान मतलब सही रखने के लिए, बचने के लिए, कंपनी उनके ऊपर कुछ गलत ना कर दे ये सोच के लोग ये काम करते थे। फीलिंग विच हिज स्टेट कुड बी ऑक्शन, उसकी खुद की जमीन का खतरा था इसलिए डर के मारे लोग काम करते थे। राजा और तालुकदार बन गए थे जमींदार। वाई जमींदार डिफॉल्ट ऑन पेमेंट्स, उनने पैसा क्यों नहीं दिया। इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई एंड नॉट फिक्स्ड। डिमांड्स imposed when prices of agricultural produce were depressed. Revenue was invaluable. अब देखिए ना, क्या है कि पैसा क्यों नहीं दे पाए। तो कह रहे हैं कि पहले की जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा थी और फिक्स नहीं थी। कभी भी कंपनी बोलती थी या फिर जो ब्रिटिश थी वो बोलती थी कि भैया आज 500 नहीं है, 1000 रुपये ले आओ। वो कहाँ से ले आएगा, क्योंकि एटलीस्ट जिससे वो ले रहा है काम करने वाला से, उसको भी तो पैसा होना चाहिए उनके पास। डिमांड्स इम्पोज्ड व्हेन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड। जब जो खेती थी उसका जो आमदनी कम थी उस टाइम पे भी बोलते थे कि ज़्यादा पैसा ले आओ। कहाँ से ले आएगा। रेवेन्यू इनवेल्यूबल था। अब वहाँ सनसेट लॉ था। अगर सनसेट से पहले पहले पैसा नहीं ले आया जमींदार तो सनसेट के बाद उसकी ज़मीन ऑक्शन हो जाती थी। अब कंपनी ने कंट्रोल कैसे किया जमींदार को। जमींदार ट्रूप्स पर डिसबैंडेड। जमींदार यानी कि राजा जो उस टाइम पे था, जो बाद में जमींदार बन गए, इनकी जो ट्रूप्स थी, इनके पास जो सैनिक थे उन सबको हटा दिया, है ना। उनकी कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश कर दी। देयर कोर्ट्स कचहरीज ब्रॉट अंडर कलेक्टर अपॉइंटेड द। अच्छा, कंपनी ने खुद से जो उनकी कचहरियाँ थी ना, वहाँ पे कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया था, वो वहाँ पर कोई जज बनता था, कलेक्टर वहाँ का। ठीक। और जो कलेक्टर का काम था वो कौन कर रहे थे, जमींदार राजा खुद। अब जोटेदार कौन से, रिच भी, जो ऐसे किसान हैं जो समृद्ध हैं, यानी कि पैसे वाले किसान, है ना। हौलादार, घंटीदार, मंडल्स, इन सब के नाम थे। देवर हैप्पी टू सी जमींदार इन ट्रबल। वो देखते थे अगर कि जमींदार को दिक्कत है तो खुश रहते थे। क्यों। जोटीदार जो थे उनके दे हैड वास्ट एरिया ऑफ लैंड, उनका खुद का एरिया बहुत अच्छा था। एनडी में 2020 में क्वेश्चन आया कोरोना के टाइम पे। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड एंड मनी लेंडिंग, उनके पास पैसा खूब था। तो जो बेसिक ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो कंट्रोल करते थे। उसके साथ साथ वो लोग पैसा वगैरह देते थे, ब्याज वगैरह, है ना, जिससे कि उनको भी कुछ फायदा हो। शेयर क्रॉपर यानी कि अधियार जिनको बोलते थे। दे ब्रॉट देयर ओन प्लॉ, लेबर्ड ऑन देयर फील्ड, हैंडेड ओवर हाफ द प्रोड्यूस टू जोतदार आफ्टर। अब जो जोटेदार के वहाँ काम करते थे उनको बोलते थे अधियार, शेयर क्रॉपर्स। वो खुद का अपना हल लेके आते थे लोग, और ये क्या करते थे, उनके खेत में काम करते थे। तो जैसे मान लीजिए इतना बड़ा खेत है, इसमें से इतनी फसल उनको देंगे, आधी फसल वो लेके जाएंगे, हाफ हाफ करते थे। विद इन अ विलेज जोटेदार वॉज मोर पावरफुल देन जमींदार। ठीक है। लिव्ड इन विलेजेस, डायरेक्ट एक्साइड कंट्रोल। अब देखिए, जोटीदार जो है एक पर्टिकुलर गांव के रहते थे, जमींदार को 3-4 गांव एक साथ मिलते थे। तो जोटीदार जो है, जोटीदार के पास खुद का पूरा पूरा गांव है तो उसके पास ज़्यादा पावर रहती थी, किसी को भी कंट्रोल कर सकता था वो। पैसा भी अच्छा था इनके पास, तो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। और सबसे ज़्यादा पावरफुल ये थे नॉर्थ बंगाल में। ठीक है। जमींदार रेजिस्ट। राजा ऑफ बुडवन यानी कि कैलकाटा ट्रांसफर्ड हिज जमींदारी टू हिज मदर। सिंस द कंपनी हैड declared that property of women would not be taken over.
अब होता ऐसा था कि कंपनी का ये भी नियम था, शिवलरी में बहुत थी। शिवलरी आप सबको पता होगा, CHIVAL राडवे, शिवलरी मतलब वन हु रिस्पेक्ट्स वुमेन, औरतों की इज्जत करने वाला। तो कंपनी का ये था कि अगर किसी औरत के नाम पे कोई ज़मीन है तो उसको नहीं ले सकती कंपनी। तो ज़मींदार क्या करते थे, अपनी ज़मीन को अपनी मम्मी के, बीवी के, इन सब के नाम पे कर देते थे, जिससे कि कंपनी ना ले पाए। ठीक है, तो इस तरह से अपना दिमाग लगाते थे। और जो ज़मींदार के एजेंट्स थे, दे मैनिपुलेटेड द ऑक्शंस रिपीटेड। अब चाहे क्या होता था, मान लीजिए इनकी ज़मीन सनसेट लॉ के हिसाब से ऑक्शन होने वाली है, तो आएंगे तो बोलेंगे हाँ भैया बोली लगाओ। तो 500 रुपये से ना लगा के बोलते थे 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये। ये सारे के सारे एजेंट्स ही थे जो बोली में हिस्सा लेते थे। तो ऑब्वियसली फायदा जमींदार के लिए होता था। एक तरीका ये था इनका। और एक तरीका ये था कि वो अपनी जो है मम्मी या फिर वाइफ के नाम पे जमीन ट्रांसफर करते थे। द फिफ्थ रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो प्रोड्यूस की है सेलेक्ट कमेटी ने की है। ये बॉक्स में लिखा था तो मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है। कैलकट्टा अलीपोर जू। अब बचनन जो यहाँ पे है ना, बचनन ये पहले एक डॉक्टर थे। लेटर ही स्टार्टेड स्टडिंग ज्योग्राफी इन अ जंगल। बुचनन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि मनुक्की के बारे में पहले पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा ट्रैवलर था जो कभी वापस नहीं गया इंडिया से, इंडिया में ही रहा, यहीं रहा यो। अब है राजमहल हिल्स। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आए हैं, आगे भी देखेंगे। जो हिल फोक थे यानी कि गांव जो पहाड़ में रहने वाले थे, उनका नाम था पहाड़ियास। सबसिस्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, यानी कि एक ज़मीन में जाना, वहाँ खुदाई करना, वहाँ के पेड़ वेड़ काटना, उनको जलाना, जो खाद बनी वहीं पर को उस पर सब्जी उगाना। और एक बार सब्जी खत्म हो गई या फिर कुछ भी उनका प्रोड्यूस खत्म हुआ, बैरन लैंड बन गया और दूसरी जगह गए, जो जहाँ पे पेड़ वेड़ काटे उनको जलाया, दोबारा से जगह खाली करी, वहाँ खेती करी, कुछ साल बाद उसको छोड़ा। चेंज करते रहते थे अपनी जगह। दे यूज टू चेंज देयर प्लेस अकॉर्डिंग टू द वेजिटेशन और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जहाँ उनको जरूरत जैसी पड़ी उसके हिसाब से उन्होंने चेंज किया था। सो पहाड़ियाज रेडेड प्लेन्स व्हेन नेसेसरी। जमींदार यूज टू पे एंड परचेज पीस। पहाड़िया क्या था, एकदम जंगली टाइप के लोग थे। भाला वाला लेके चले जाते थे कहीं भी किसी को पेलने के लिए, मारने के लिए। तो जमींदार इनसे डरते थे। तो इनका बोलते थे कि भैया आप पैसे ले लो, बस शांति दे दो हमको, हम मारो मत, ये मत करो करके। मस्त, मतलब पहाड़ियाज लोग बहुत चिल थे, एकदम रेबल टाइप के। ट्रेडर्स पेड फॉर पासिंग बाई पासिस। अब आप क्या, पासिस आप सबको पता है दर्रे होते हैं, जैसे कि शिप किला वगैरह हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे अभी आगे। तो नीति माना, लिपु लेक वगैरह उत्तराखंड में जैसे, तो ये जैसे दो पहाड़ हैं, इसके बीच में जाने का रास्ता है, तो ये पास है। ठीक है, इस साइड से उस साइड पास करना है आपको। तो बीच में ये लोग यहाँ पर को पहाड़िया लोग रहते थे और कहते थे भैया अगर वहाँ जाना है पैसा दो, वरना पे ले जाओगे बहुत। ये काम था उनका। अब ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया, ये पहाड़िया के अगेंस्ट थे, क्योंकि क्या था, सेटल्ड एग्रीकल्चर था इनका। ठीक है, और क्या कहते हैं, पैसा इनको ठीक ठाक मिल रहा था। इनको चाहिए था ऑर्डरली सोसाइटी हो, कहना मानने वाले हो। लेकिन जो पहाड़ियाज थे, दे वर अनरूली एंड डिफरेंट टू गवर्न। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न देम, क्योंकि क्या है, कोई कानून नहीं है। आप मान लीजिए अभी अगर आप कलेक्टर भी हैं किसी गांव में, आप जाते हैं गांव में, जो लोग रहेंगे वो उनका लेवल उतना ही रहेगा ना, उन्होंने पढ़ाई नहीं की उतनी, उतने समझदार नहीं, उन्होंने लाइफ नहीं देखी। तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि भैया हमारे जैसे जैसे हम रहते हैं स्टैंडर्ड, उनका भी वैसा ही रहे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने दिमाग लगाया, ऑगस्टस क्लीवलैंड ने ये दिमाग लगाया, ये पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन लाए। इसमें क्या हुआ, पहाड़ी चीफ वॉज गिवन एनुअली अलाउंस फॉर प्रॉपर कंडक्ट। अब ठीक है, उनसे बोला तुम ढंग से रहो, काम बस अपना जीवन ढंग से व्यतीत करो, तुमको पैसा मिलेगा साल भर में एक बार। पैसिफिकेशन पैसिफिकेशन इंक्रीज्ड, क्लियर जंगल, पहाड़ियाज डिप इनटू वैलीज। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके इन लोगों ने अपनी, जो अंग्रेज थे ब्रिटिशर्स, दे स्टार्टेड मेकिंग द सोसाइटी वेरी यू नो सेटल्ड वन, और ऐसी जगह जहाँ पे को सब लोग कायदे से रहे हैं, है ना, सब लोग लॉ वगैरह फॉलो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने जगह साफ करते रहे, पूरा जंगल साफ होने लगा, ये लोग वैली में घुसने लग गए। ठीक है, घाटियों में चले जाने लग गए पहाड़िया लोग। अब क्या हुआ, संथल्स के बारे में पता करते हैं अब हम। ये तो था भैया पहाड़िया के बारे में। संथल्स थे सेटलर्स। ठीक है, संथल भी थे जंगली ही। केम टू एरिया केम टू एरिया क्लियरिंग फॉरेस्ट, फ्लोइंग लैंड, राइस एंड कॉटन। ये लोग आते थे, ये भी पेड़ साफ करते करते आते थे, मतलब जगह बनाते बनाते अपनी। और ज़मीन में खेती करते थे, खुदाई करके आराम से सब्जी उगाते थे। और बाकी अनाज में ये लोग राइस और कॉटन यानी कि चावल और कपास ये उगाते थे। पहाड़िया हो, संतल्स, सेटलर्स, प्लो।
हो आप सबको पता है कि छोटा सा टूल होता है जिससे कि आप पेड़ जो वीड आउट करते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं और बाकी के पेड़ जो अनवांटेड है उनको हटाते हैं। प्लो वगैरह संतल्स करते थे, इनको सेटलर्स भी बोलते थे, है ना। आपके एग्जाम में आ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर नोन एज सेटलर्स। पहाड़िया, संथल्स, ये करके ऑप्शन आएगा, तो संथल है, सेटलर एस से एस है, ठीक है। आप लिंक ये ऐसे कर सकते हैं। संथल्स वर हायर्ड बाय जमींदार्स टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपेंड कल्टीवेशन। अब संथल्स को जमींदार ने हायर कर लिया, कितना दिमाग लगा इन लोगों ने। ब्रिटिश ऑफर्ड देम टू सेटल इन जंगल हिल्स, जंगल महल्स। ब्रिटिश ने उनसे बोला कि भैया तुम यहाँ पर को पैसे भी लो हमसे और जंगल महल में सेटल हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ वहाँ बनाओ अपनी। क्योंकि ये पहाड़िया के अगेंस्ट इनको लाना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स, कितने दिमाग वाले थे। सो द ब्रिटिशर्स गिव अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन फुटहिल्स ऑफ राजमहल हिल्स नोन एज द लैंड ऑफ संथल्स, दामिनी कोह, दामिन ई कोह। ये आपके एग्जाम में 2 बार आ रखा है, एनडीए 2020 में, सीडीए 19 में। 19 के बाद तुरंत 20 में भी आया। तो अब ये मैं सोची कि पिछले साल जो क्वेश्चन आए वो इस बार नहीं आ सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, संथल्स को एक लैंड दे दिया कि भैया तुम यहाँ सेटल हो जाओ, यहाँ तुम रहो आराम से, और तुम बदले में सफाई वगैरह करते रहोगे, पहाड़ियों को भगाते रहोगे, क्योंकि वो अनरूली थे। तो उस जगह का नाम मैंने लिखा दामिन इको। ये आपके एग्जाम में लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहीं से आई है। दे लिव देयर, प्रैक्टिस प्लो कल्चर एग्रीकल्चर, बिकेम सेटल्ड पीसन्स। अब उनने क्या हुआ, संथल्स वगैरह वहाँ आए, वहाँ रहने लगे, और वहाँ उनने जो है एग्रीकल्चर, खेती वगैरह शुरू कर दी, और उसके बाद सेटल हो गए ये लोग कि एकदम कायदे से रहने वाले लोग बन गए थे यहाँ पे। 1/10 ऑफ द एरिया वॉज टू बी क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड इन फर्स्ट 10 ईयर। पहले के 10 साल में जो एरिया दिया उसका एक एक दसाई, एक मतलब 1/10 एरिया इनने साफ करना था और कल्टीवेट करना था उसको। आफ्टर डिमार्केशन ऑफ डामिनी, यानी कि लैंड ऑफ संतल्स, सेटलमेंट इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज। अब उनको जमीन दे दी, ठीक है, एक ही जगह पे उनको सब जगह रहना, बहुत बड़ा एरिया इनको दे दिया, लैंड ऑफ संतल्स दामिनी को करके, यहाँ रहो भैया आप। तो उन लोग रहे, पॉपुलेशन बढ़ी, सेटलमेंट बढ़ा, ठीक है। तो हुआ क्या, संथल अर्लियर tirelessly searched for place to settle. Finally, Dominico was given to them, so they were happy. Cultivated commercial crops, traded traders, money lenders वगैरह। अब देखिए उनको हर जगह जाना नहीं पड़ा, यहीं पर को उनका सारा काम हो रहा था, सेटल यहीं पर को हो गए थे ये लोग। ट्रेडर से ये लोग खुद ट्रेड, खुद व्यवहार कर रहे थे, मनी लेंडर से पैसा वगैरह लेते थे, ठीक है। अब उनको यहाँ वहाँ जाना नहीं था, क्योंकि उनको एरिया अपना मिल चुका था। लेकिन फिर भी कुछ कारण थे जिनकी वजह से इनको रिवोल्ट, विद्रोह करना पड़ा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। स्टेट वॉज लेविंग हैवी टैक्सेस ऑन लैंड दे हैड क्लियर। जो जमीन वो ही क्लियर कर रहे थे उस पे ही टैक्स लगा दे रहे थे सरकार, इन पे ही, कि भैया तुम ही दोगे पैसा। मनी लेंडर्स यानी कि देखूस, दे चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, डेट अनपेड। अब उनको पैसा लेना पड़ रहा था उल्टा अपने जीवन जीने के लिए, ठीक है। जो पैसा इनसे ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनको दे रहे थे, अगर इनको पैसा चाहिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में इनको देते थे। अब जमींदार असर्टेड कंट्रोल ओवर द डामिनो की। अब कंट्रोल वगैरह जमींदार ने दोबारा ले लिया इसी एरिया में जो संतल का लैंड था। तो देखिए उनको यूज़ किया जब तक उनका काम था, और उसके बाद लास्ट में उनने उनसे बोला कि भैया हमको टैक्स दो, टैक्स नहीं दोगे तो आपको फिर हम पिनलाइज करेंगे। संथल रिवॉल्ट 1855 से 1856 में संथल रिवॉल्ट था। लीडर जो है संथल रेबेलियन के वो सिंधु माझी, ठीक है। अब मदारसी पासी, मदारी पासी या मदारसी पासी ऐसा है, ये किनके जो लीडर है वो कमेंट करिए। आपके CAPF 2016 में क्वेश्चन आ रखा है, 17 में सॉरी, मदारी पासी, है ना। वैसे आगे लिखा भी होगा मैंने अभी। आफ्टर रिवोल्ट संथल परगना वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट भागलपुर एंड बीरभूम। रिवोल्ट के बाद संथल का पूरा परगना बनाया गया वहाँ पे। फिर क्या हुआ, संथल देवर पिक्ड अप, विलेजेस सेट ऑन फायर। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने हमेशा सजा ऐसी दी लोगों को कि दोबारा से कोई रिवोल्ट या फिर विद्रोह करने के लिए उठ नहीं पाया, ये साहस जुटा नहीं पाया। तो इन लोगों ने क्या किया, जंगल के जंगल जला दिए, इनके गांव के गांव जला दिए, लोगों को जिंदा जला दिया। इनके दोस्तों को, जैसे कोई इंसान है उसके दोस्त को उसके सामने मार रहे थे, है ना, जला दे रहे थे जिंदा, ताकि वो दोबारा से ये सब ना करे। अब जो डेक्कन में है, डेक्कन में क्या रिवोल्ट हुआ, द रिवोल्ट बिगेन एट सुपा विलेज, पूना में। जो रेवत थे, रेवत यानी कि जो काम करने वाले थे, दे अटैक्ड शॉपकीपर्स, उनने दुकानदारों को अटैक करना शुरू कर दिया। बर्न्ड वही खाता, जो उनका हिसाब उधार वगैरह लिखते थे उसको जला दिया इनने। लूटेड ग्रेन शॉप्स, जहाँ जो
अनाज वगैरह रखते थे उसमें पूरा लूट मचा दी। दे सेट फायर ऑन हाउसेस ऑफ साहूकार। साहूकार था ट्रेडर और मनी लेंडर, पैसा देने वाला साहूकार था, तो इससे सब लोग चिढ़ते थे क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट देता था, अपना फायदा दिखता था। तो इन लोग का घर घर जला दी थी इनकी भी। पुलिस पोस्ट वर स्टैब्लिश इन विलेजेस। उसके बाद क्या हुआ, गांव गांव में पुलिस की पोस्ट जो है स्टैब्लिश होने लगी। ठीक है, लास्ट पेज बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आता है। कॉर्नवालिस जो है, कॉर्नवालिस ने बोला था कि परमानेंट सेटलमेंट वाज रिजर्व टिल बंगाल ओनली। सीएपी 2018 में आ रखा है कि किसने बोला था। न्यू रेवेन्यू सिस्टम, नया सिस्टम क्या आया, इकोनॉमिस्ट डेविड रिगार्डो ने भी यही लाया। अ लैंड ओनर शुड हैव अ क्लेम ओनली टू द एवरेज रेंट दैट प्रिविलेज एट दैट टाइम। ठीक है, ये बोलता है कि एक जमींदार जो है उसका खुद का जो लैंड है उस पे उसका खुद का जो क्लेम होना चाहिए वो एवरेज होना चाहिए। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को नींद भी आ रही है बीच बीच में, लेकिन अब मैंने सोचा कि इस बार मैं लगातार वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा तभी हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस, तो इसीलिए बीच बीच में मैं टाइम ले रहा हूँ। तो जो इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो था, इसका ऐसा कहना था कि इनने एक पॉलिसी लाई जिसके हिसाब से एक जमींदार एक एवरेज पैसा मांग पाए, उस जो उस टाइम पे चल रहा हो उसके ऊपर नहीं मांग पाएगा। ये नया रेवेन्यू सिस्टम ये लोग लाए थे। अब जो रेवतवारी सिस्टम है ये लाया मुनरो, थॉमस मुनरो, बॉम्बे डेक्कन एरिया में, यानी कि जो बॉम्बे का एरिया महाराष्ट्र का डेक्कन प्लेटी वाला जिस एरिया का रेवतवारी सिस्टम। अब ये क्या था, जो इनको पैसा लेना था ना, सीधे सीधे इनने रेवत से ही लिया जो काम कर रहा है। इनने जमींदार को हटा, पूरा एलिमिनेट कर दिया, हटा ही दिया इससे। ठीक है, रेवतवारी में ऐसा था। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स, अब अलग अलग प्रकार की मिट्टी के हिसाब से अलग अलग टैक्स इनसे पैसा इनसे लेते थे। अब हर इस जगह का 30 साल में दोबारा सर्वे होता था और रेवेन्यू रेट जो थे बढ़ते थे। ये नहीं कि कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, 30-30 साल में ही बढ़ेंगे। ठीक है, अब बारिश नहीं हुई, खेती अच्छी नहीं हुई, तो पैसा नहीं दे पाया इंसान, तो पैसा दे नहीं पाया तो दोबारा से कर्ज में चले गया, यही होता था। और जो कलेक्टर थे वो दे यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मनी विद सेविरिटी, है ना, यानी कि डरा के कि पैसा दे वरना तेरे को जेल में डालते हैं ये वो करके। तो जो रेवत वगैरह थे बेचारे खेती करने वाले, उन लोगों ने किसी और से पैसे मांग के इन लोगों को दिए। तो मतलब उस समय का आप हालत देखो ना, खाने के पैसे नहीं है लेकिन ये लोग जबरदस्ती मार के बोल रहे हैं कि भैया तुम्हें पैसा दो, प्रोड्यूस हमने कितना किया क्या किया। अब है कॉटन बूम। यहाँ पर को थोड़ा पहले तो अंग्रेज जो इंडियंस है वो बहुत खुश हुए थे, लेकिन लास्ट में इनकी हालत खराब हुई थी, देखिए कैसे। ब्रिटेन में क्या हुआ, कॉटन सप्लाई एसोसिएशन नाम की कंपनी, नाम के एसोसिएशन ने एक कंपनी फाउंड की जिसका नाम था मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, 1857 में। अब 1857 में रिवोल्ट भी हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। जो इस कंपनी, जो कंपनी है मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, जो किस एसोसिएशन से बनी है, कॉटन सप्लाई एसोसिएशन से। इसका ऑब्जेक्टिव था कि पूरे वर्ल्ड के हर हिस्से में दुनिया में कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाना, जितना कपास हो पाए उतना अच्छा है इनके हिसाब से। अब अमेरिकन सिविल वॉर होती है 1861 में, ये सीए पे 2023 में क्वेश्चन आ रखा है इससे, है ना। तो अमेरिकन सिविल वॉर 1861 में शुरू होती है, वहां कहीं भी कॉटन नहीं होता। ठीक है, तो इनको चाहिए अब कॉटन, कॉटन लेते हैं ब्रिटेन से। अब हर जगह इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज गया कि भैया हमको कॉटन चाहिए और कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ज़्यादा पैसा देंगे आप लोग, काम करो, आप निश्चिंत होकर काम करो, हमको खूब कॉटन चाहिए। साहूकार लोगों को एडवांस पैसे देते थे, फ्रॉम हिम टू रूरल मनी लेंडर्स, कि भैया ये पैसे लो और काम कराओ, इनसे कॉटन बनवाओ जितना हो सके उतना ज़्यादा। जो रेत थे काम करने वाले, देवर गिवन 100 रुपीज एज एडवांस फॉर एवरी एकड़ प्लांटेड। जो उनको 100-100 रुपये पहले से एडवांस देते थे कि भैया जो 1 एकड़ में खेती करेगा उसके 100 रुपये अभी पकड़ ले पहले ही, जिससे कि उसको लालच आई गरीब बेचारे को। सिविल वॉर एंडेड इन अमेरिका, अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ, एक्सपोर्ट नॉर्मल हो गया दोबारा, ज़्यादा कपास नहीं चाहिए, ज़्यादा रूरल नहीं चाहिए या कॉटन वगैरह नहीं चाहिए, तो लेस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, भारत से कम सामान गया। ऑब्वियसली वहाँ कम चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई पे ही तो होती इकोनॉमी, और होता क्या है, वहाँ नहीं चाहिए तो हमने दिया नहीं, तो हमारा तो काम चला नहीं भाई। अब दिक्कत क्या हुई आगे, इनजस्टिस टू रोड्स, उनने क्या किया, पैसा लेके काम करा था किसी से, उनसे लिया ही नहीं। अगर आपने बोला कि भैया 100 रुपये रख ले उसमें खेती कर, तब तो ठीक है, लेकिन जब वहाँ अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गई तो तब उनको पता नहीं था कि भैया कब तक बनाना है कब तक नहीं, उन्होंने दो लोगों से पैसा कर्जा लेके अपने खेती करी है और लास्ट में सरकार ने लिया ही नहीं उसे, तो उनका घाटा बहुत हो गया था। अब जो कुछ नॉर्म्स थे, देयर वर सम रूल्स बिटवीन मनी लेंडर्स एंड ड्यूट,
इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट बी मोर देन प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट जितना चार्ज कर रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट से जब बढ़ के नहीं हो सकता। अब 1859 में ना ब्रिटिशर्स जो थे एक लिमिटेशन लॉ लाए थे, इसमें सीडीएस 2019 में एग्जाम में आ रखा है। एक कंडीशन ये थी इसकी कि लोन बॉन्ड साइन बिटवीन मनी लेंडर्स एंड ड्रोट्स वुड बी वैलिड ओनली फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर तो आपको बदलना पड़ेगा भैया एग्रीमेंट। तो रियोज के फेमस फेवर में थी, उसको लिमिटेशन लॉ का एक पार्ट बोलते हैं, लिमिटेशन लॉ, ठीक है। एंड ऑल्सो मनी लेंडर्स हाउ एवर फोर्स रियोज टू साइन न्यू बॉन्ड। हर 3 साल के बाद मनी लेंडर्स जो थे यहाँ के वो फोर्स करते थे इन लोग गरीब बेचारों को कि भैया साइन करो इस पे और इसको 3 साल के लिए बढ़ाओ। ये काम था। तो जमींदार और उस टाइप के लोगों ने बहुत अत्याचार किया वहाँ की गरीब पीएम क्लास को, जिसका काम सिर्फ अन्नदाता है जो हमारे लिए, बस वो खाना उगाना है, अन्न उगाना है। उन लोग को परेशान करके लोगों ने ऐसा ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया। तो आई होप आपको कुछ समझ में उसमें आया हो। कल की वीडियो में हम लोग रेबल्स इन द राज पढ़ेंगे और देखेंगे कि भैया 1857 में कैसे विद्रोह हुआ, कैसे मंगल पांडे वगैरह स्टोरी हम देखेंगे। तो बाकी मिलते हैं कल। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।